पहला प्रश्न है मिडवाइफरी से हम लोग 25 पहले देखेंगे, देन हम लोग कम्युनिटी हेल्थ में 25 देखेंगे, 50 टोटल देखेंगे। कहता है गर्भ अवस्था की समान अवधि नॉर्मल पीरियड जो होता है प्रेगनेंसी का कितना होता है। तो एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल पीरियड 40 सप्ताह लगभग 280 दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसव के डिलीवरी के जो होता है 3 चरण होता है, 3 स्टेप्स होता है। पहला शुरुआती होता है, दूसरा सक्रिय होता है और तीसरा जो होता है प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। यानी पहला स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक है, प्राइमरी फेज। दूसरा सक्रिय फेज होता है जिसको सेकेंड स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा निकल जाता है बाहर। और तीसरा स्टेज होता है थर्ड स्टेज, जो प्लेसेंटा बाहर निकलता है और प्लेसेंटा जिसे अपरा बोलते हैं वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का अर्थ क्या होता है। तो बिना किसी सर्जिकल हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बच्चे का जन्म लेना ही नॉर्मल डिलीवरी कहलाता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है कि बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, चाहे वो सर्जरी हो या फोर्सेप्स हो, कुछ भी हो, बिना किसी चीज़ का उपयोग किए हुए नॉर्मल तरीके से प्राकृतिक रूप से बच्चे का जन्म होना ही नॉर्मल डिलीवरी कहलाता है। गर्भ अवस्था में आयरन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। तो गर्भ अवस्था में आयरन सप्लीमेंट एनीमिया को रोकने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम महिला का जो ब्लड होता है वो बच्चे को भी सप्लाई होता है, भ्रूण को भी गर्भ में, तो इसलिए ज़रूरी है। आगे है प्रसव में पीठ दर्द का मुख्य कारण क्या होता है। प्रेगनेंसी में बैक पेन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो पेल्विक की मांसपेशियों के तनाव। पेल्विक के जो मांसपेशी होते हैं, जहाँ पे आपका यूट्रस होता है जिसके अंदर, वही पेल्विस होता है। तो पेल्विस के जो मसल्स होते हैं उसमें तनाव होता है। अब चूँकि प्रेगनेंसी है तो धीरे धीरे भ्रूण उसमें बढ़ेगा ही, तो जब बढ़ेगा तो वो अपना जगह लेगा, तानेगा ऊपर की तरफ। मान गए कि पहले इतना जगह था, ठीक है ना, इतना जगह था, अब बच्चा इसमें आ गया तो धीरे धीरे यह जगह बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, तो बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ तनाव पैदा ही करेगा। तो पेल्विक फ्लोर में तनाव होता है, जिससे मांसपेशियों में भी तनाव होता है। और चूँकि ज्वाइंट होता है पेल्विक आपके बैकबोन से, तो उस हिसाब से आपके बैकबोन में पेन होते हैं। ठीक है, आगे है गर्भ अवस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड का महत्व क्या है। तो गर्भ अवस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही परफेक्ट जांच होता है, जिसमें भ्रूण की स्थिति और विकास जाना जाता है। ठीक है ना, कि भ्रूण किस स्थिति में है, कितना विकास किया है। आगे है प्री एक्लेम्सिया क्या है। तो प्री एक्लेम्सिया एक प्रेगनेंसी के टाइम होने वाला डिसऑर्डर है, समस्या है, जहाँ पे आपको उच्च रक्तचाप होता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा होती है और साथ में आपका शरीर में सूजन होता है महिला का, तो वो प्री एक्लेम्सिया होता है। ठीक है, आगे है अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने नसें होते हैं। तो 2 सिराएं और 1 धमनी होती है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल 3 होते। देखिए यहाँ पे जो दिया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक किया है। यहाँ पे 2 धमनी होता है और 1 सिरा होता है, ध्यान दीजिएगा। कितना, 2 धमनी और 1 सिरा होता है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में होता तो 3 है, बात सही है, लेकिन धमनी की संख्या 2 होता है और सिरा की संख्या 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भ अवस्था में पहली तिमाही में कौन से लक्षण होते हैं। प्रेगनेंसी के टोटल 3 ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तिमाही में बांटा गया है। 3-3 महीना का होता है, 9 महीना, 9 महीना का तो प्रेगनेंसी ही होता है। तो उस हिसाब से पहली जो ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीना में जो लक्षण होते हैं, मितली, उल्टी और थकान। ठीक है, ये 3 चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ओके, आगे है जन्मजात दोषों को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो देखिए, जन्मजात दोष जो बच्चा जन्म से ही कोई डिसऑर्डर के साथ उत्पन्न होता है, तो उस डिसऑर्डर को रोकने के लिए फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे है नर्स का प्रसव कक्ष में क्या प्रमुख कर्तव्य है। नर्स का डिलीवरी रूम में क्या प्रमुख काम है। तो माँ और शिशु की देखभाल करना, नर्स का काम है माँ और शिशु दोनों को ऑब्जर्व करना, देखभाल करना। आगे है बच्चेदानी का समान आकार क्या होता है। तो बच्चेदानी का समान आकार लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे है प्रसव के दौरान जलाशय फटना किसे कहते हैं। तो जलाशय फटना का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक झिल्ली होता है जिसमें द्रव भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, यह फटता है। और जो है जैसे ही झिल्ली मेम्ब्रेन फटता है एमनियोटिक फ्लूइड वाला, उसमें जितना भी फ्लूइड होता है वह क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ओके, महिलाओं में कौन सा संक्रमण सबसे आम लक्षण होता है। तो महिलाओं में यौन संक्रमण में सबसे आम लक्षण जो होता है खुजली होना, जलन होना और असमान डिस्चार्ज होना, जो वैजिनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें एक सबसे बेहतरीन होता है ल्यूकोरिया। ठीक है, ल्यूकोरिया जो होता है यह ज़्यादातर संक्रमण वगैरह से भी डिस्चार्ज वाइट होने लगता है। आगे है मासिक धर्म की समान अवधि कितनी होती है। तो मासिक धर्म की समान अवधि जो होती है 28 दिन का ये चक्र होता है, मासिक चक्र। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की समान अवधि कितनी होती है। तो लगभग यह 3 से 5 दिन होता है। किसी किसी केस में किसी को यह 7 दिन 6 दिन भी चलता है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। ओवुलेशन कब होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग, अंडा कब निकलता है अंडाशय से। तो मासिक चक्र के 14वें दिन, 14वें दिन इसीलिए कहा जाता है 14 से लेकर 15वें दिन अगर रिलेशन बनाया जाता है तो इस 14 से 15वें दिन काफ़ी ज़्यादा जो है संभावना होता है प्रेगनेंसी होने का। ठीक है ना। तो चूँकि 14वें से 15वें दिन अंडा निकलता है और वो वेट करता है स्पर्म के लिए, अगर इन 14 से 15 दिन में स्पर्म मिल जाता है अंडा को तो फिर वह कंसेप्शन प्रोडक्ट बन जाता है, निषेचन हो जाता है और उसके 5 से 7 दिन के बाद इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में जाकर। ठीक है, और फिर उस सिचुएशन में आगे जो मासिक चक्र होता है बंद हो जाता है। अगर इसी अंडा ओवुलेशन हुआ, अंडा निकला और उससे अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वही जाके 28वें दिन जो है क्या होता है आपका मासिक चक्र शुरू हो जाता है और उसमें से अंडा के साथ जो है इंटरनल जो यूट्रस का लेयर होता है वह टूट कर ब्लड के साथ निकल कर साफ हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं, गर्भ निरोधक के कौन से तरीके होते हैं। तो गर्भ निरोधक के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें नेचुरल है, हार्मोनल है, बैरियर है, अस्थाई है। तो अस्थाई में सर्जरी आता है। ठीक है, वैस्कोटोमी, ट्यूबेक्टोमी। बैरियर में कंडोम आता है। हार्मोनल में बहुत सारे पिल्स, दवाइयाँ हैं। ठीक है, और प्राकृतिक में जो होता है आपको पता होगा कि प्राकृतिक में जो होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए प्राकृतिक रूप से कौन सा गर्भ निरोधक का साधन है। ठीक है, आगे है डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो अपन डिलीवरी निकलता है, प्लेसेंटा निकालने, जो डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा निकलता है वह अपन तीसरे चरण में निकलता है। ठीक है, इसको और इसे प्लेसेंटा एक्सपल्सन बोलते हैं। ठीक है ना, प्लेसेंटा एक्सपल्सन बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसव के दौरान कौन से संकेत अलार्म होते हैं। यानी कहने का मतलब है लेबर के दौरान कौन कौन से संकेत अलार्म होते हैं। यानी जब डिलीवरी नज़दीक आ जाता है, लेबर जब नज़दीक होता है तो कौन सा अलार्म, कौन सा जो है संकेत देता है डिलीवरी नज़दीक होने का। तो सबसे पहले अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगता है और तेज़ दर्द जो है शुरू हो जाता है। और तेज़ दर्द क्यों शुरू होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस का संकुचन वो समय के साथ बढ़ते जाता है, समझ गए। और अगर डिलीवरी नज़दीक होगा तो वह पेन जो है आपके दवाई खा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए कंट्रोल नहीं होता है, समझ गए, वह बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे है स्त्री रोगों में सबसे समान समस्या क्या है। तो स्त्री के रोग ज़्यादातर अगर कोई उसको रोग होता है इंटरनल पार्ट का तो ज़्यादातर मामला में संक्रमण ही सबसे मुख्य होता है। ठीक है ना। आगे है गर्भवती महिला को पोषण में क्या शामिल करना चाहिए। तो गर्भवती महिला को पोषण जो है एक नॉर्मल महिला के तुलना में बढ़ा हुआ होना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, आयरन, ये 3 महत्वपूर्ण होता है महिला के प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, प्रसव के दौरान नर्सिंग का क्या महत्व है, डिलीवरी के दौरान नर्सिंग का क्या महत्व है। माँ और बच्चे की सुरक्षा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डिलीवरी के दौरान। आगे है
गर्भ अवस्था के दौरान असमान रक्तस्राव का क्या अर्थ होता है? तो अगर गर्भ अवस्था में, डिलीवरी में नहीं, डिलीवरी में तो भाई ब्लीडिंग होना ही है, बच्चा बाहर आएगा तो होगा ही, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर असमान रक्तस्राव हो, नॉर्मल से अधिक हो, तो फिर वह जो है संभावित गर्भपात या कोई अन्य समस्या का संकेतक होता है। समझ रहे हैं ना। आगे है यौन संचारित रोगों में सबसे आम कौन सा है? तो क्लेमेडिया जो होता है सबसे आम संक्रमण होता है महिला के, ठीक है ना, एसटीडी में यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। ओके, तो ये मैंने 25 मिडवाइफरी का कराया। अब मैं इसमें दूसरा जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, इसका भी देखते हैं ताकि दोनों से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे है कि समुदाय स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जनता का स्वास्थ्य सुधारना। कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, समुदाय स्वास्थ्य यानी समुदाय के स्वास्थ्य सुधारना। ठीक है, समुदाय में कौन होते हैं? जनता लोग। तो जनता लोग का स्वास्थ्य सुधार करना ही समुदाय स्वास्थ्य का मेन मकसद है। ठीक है, टीकाकरण का क्या महत्व है भाई? तो टीकाकरण का सिंपल सी बातें है कि यह संक्रामक रोगों से सुरक्षा दिलाता है, रोकथाम करता है। ओके, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा का पहला स्तर होता है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है यह स्वास्थ्य हेल्थ सर्विस का पहला स्टेप होता है, पहला स्तर होता है। समझ गए? आगे बढ़ाते हैं। आगे है मलेरिया किस जीवाणु से होता है? तो मलेरिया जो अपन होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, याद रखिएगा। टीबी का समान लक्षण क्या है? देखिए, टीबी में तो पहला 1 सप्ताह या उससे अधिक तक खांसी लगातार रहेगा, मरीज को बुखार भी होते रहता है, वजन घटने लगता है। समझ गए? ये सब जो है होने लगता है। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? अब समझिए हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व हो सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन का महत्व होता है कि रोग के रोकथाम आप कर सकते हैं और जागरूकता बढ़ा सकते हैं लोगों के बीच में। ओके, आगे है परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य होता है? फैमिली प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य होता है जन्म दर पर नियंत्रण करना, यानी जो 3, 4, 5, 7 बच्चे जो होते हैं उस पर कंट्रोल करना, यानी जो जन्म दर है उसको जो है कंट्रोल करना, इसका मेन मकसद होता है जनसंख्या नियंत्रण पर। ठीक है ना। आगे है कुपोषण से बचाव के लिए क्या करें? मान गए किसी को कुपोषण है, कुपोषण क्यों होता है? तो पोषण की कमी से होता है। तो कुपोषण के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो जो संतुलित आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो आहार लेनी चाहिए, संतुलित आहार देनी चाहिए कुपोषण के लिए। ठीक है, आगे है जल जनित रोग, आगे है यहाँ पे कि जल जनित रोगों के उदाहरण दें। ठीक है, तो जल जनित रोग में हैजा, टाइफाइड, बहुत सारे रोग हैं जो जल से होता है, दूषित जल से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या है? तो अस्पताल में या कहीं भी संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उपाय साफ सफाई, स्वच्छता, हाथ धोना, ठीक है ना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये सब जो है आपको इसका नियंत्रण होता है। सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये महत्वपूर्ण संक्रामक नियंत्रण का उपाय है। बच्चों में खसरा का टीका कब दिया जाता है? तो पहला टीका 9 महीने पर लगता है और दूसरा टीका जो है आपको 15 से 24 महीने के बीच लगता है, और इसी टीका के साथ विटामिन ए का भी टीका शुरू किया जाता है। ओके, HIV एड्स के संक्रामण का मुख्य कार्य क्या है? तो HIV और एड्स का संक्रामक का मुख्य जो मार्ग होता है वह रक्त, यौन संपर्क, माँ से बच्चे में, तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है इसका मार्ग है फैलने का। स्तनपान का क्या महत्व होता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व होता है कि पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी इसका मेन महत्व होता है कि जो पोषण और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाना। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य में पर्यावरण की क्या भूमिका है? यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में पर्यावरण की क्या भूमिका है?
तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में पर्यावरण की भूमिका है, स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। आपके आसपास कैसा पर्यावरण है, बहुत ज़्यादा नॉइज है, बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गंदगी है, तो आपके आसपास अगर बहुत सारे चीज़ गंदगी भरा होगा तो क्या वो पर्यावरण सही है? नहीं सही है। तो भाई बीमारी को तो सीधा सीधा नियंत्रण देगा। तो पर्यावरण का आपके सेहत पर काफ़ी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है, नर्सिंग में सर्वेक्षण का क्या महत्व है? तो नर्सिंग में सुपरविजन सर्वेक्षण का काफ़ी महत्व होता है। इससे स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन पता चलता है। मान गए किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, अचानक से कोई ऑफिसर आ गया सुपरविजन में सर्वेक्षण करने, और वह तमाम तरह के रिकॉर्ड जो है आपसे खंगालने लगा, मांगने लगा, तो उससे क्या पता चलेगा सुपरविजन से कि आप कैसे देख रेख कर रहे हैं मरीज को, कैसे मेंटेन सारा चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपका एवेलुएट करेगा कि आप किस स्तर पर लोगों को देख रेख कर रहे हैं। तो सुपरविजन का मतलब होता है सर्वेक्षण, ठीक है, जांच परख करना। आगे है महामारी और देख लीजिए यहाँ पे दिया है, देखिए महामारी और यहाँ देखिए ये दो चीज़ है, एक है महामारी और एक है आपका स्थानिक मारी। ये होता है स्थानिक मारी। महामारी जो होता है वो काफ़ी वाइड एरिया में फैलता है, वैश्विक रूप से फैल सकता है, और स्थानिक मारी जो होता है वह स्थानीय लेवल पर छोटे एरिया तक सीमित रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, बच्चों में पोलियो का टीका कितनी बार दिया जाता है? तो पोलियो का टीका बच्चों में कितनी बार दिया जाता है? 4 बार दिया जाता है। कब कब? 0, 6, 4, 10, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आपको, सॉरी यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया, 0 जन्म के समय, 6, 10 एंड 14, ये टीका जो है 14 यहाँ तक जो है 4 बार दिया जाता है, ठीक है ना। जल स्रोतों को साफ रखने के क्या उपाय हैं? तो जल स्रोत के साफ रखने का उपाय है कि भाई जल को आप उबालिए और क्लोरीन रखिए, क्लोरीनेशन करिए, तो जल आपका स्वच्छ और साफ रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में नर्स की क्या भूमिका है? भाई स्वास्थ्य विभाग में नर्स की भूमिका किसी से छुपा है? रोग का निवारण करना, देख रेख करना, समझ गए, मरीजों को सपोर्ट करना, तमाम तरीके स्वास्थ्य शिक्षा देना, तमाम भूमिका है। रोगी की सामाजिक सुरक्षा में नर्स की क्या भूमिका है? तो रोगी के सामाजिक सुरक्षा में भी बहुत भूमिका है। परिवार और समाज को जागरूकता फैलाना नर्स के लिए जिम्मेदारी होता है। आगे है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का क्या कार्य है? तो देखिए पीएचसी का कार्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देना। अब इसका नाम ही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ज़्यादातर मामला में आपको दूर दराज के इलाका में ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, तो इसका विशेष केंद्र ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। ओके, टीकाकरण वगैरह करना ये सब चीज़ें होता है। आगे है, स्वास्थ्य सूचना का क्या महत्व है? तो स्वास्थ्य सूचना का महत्व है बेहतर योजना और कार्यान्वयन करना। बेहतर योजना और कार्यान्वयन करना स्वास्थ्य सूचना का महत्व है। डेंगू का मुख्य प्रसारक कौन होता है? तो एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण जो है आपके डेंगू होता है। रोग नियंत्रण के लिए स्वच्छता का क्या महत्व है? तो भाई रोग नियंत्रण के लिए स्वच्छता का महत्व आप लोग नहीं जानते हैं। जितना ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, उतना संक्रमण से बचेंगे। तो संक्रमण को रोकने के लिए हाइजीन ज़रूरी है। नर्सिंग में सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कैसे दी जाती है? तो नर्सिंग के क्षेत्र में कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन कैसे दी जाती है? तो समूह चर्चा, ग्रुप पैनल बनाकर, या प्रचार प्रसार करके, प्रोपेगेंडा जो होता है उसके थ्रू, तो तमाम तरीके से आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से देते हैं, ठीक है। लेक्चर विधि भी होता है, बहुत सारे विधि होता है। तो आपको मैं यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन कराया, सब अर्थ समझाने का प्रयास किया, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको ये सब मदद करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में।